हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर न्यू सीरीज। ये हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको पॉलिटी के हमने क्वेश्चंस देखे थे, पहले पीवाईक्यूज देखे थे, राइट। उन पीवाईक्यूज से हमने क्या एनालाइज किया है कि भाई ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस और प्री दोनों के लिए, ठीक है। तो हम वही सारे टॉपिक्स जो हैं वो एक एक करके रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, उसमें जो भी फैक्ट्स है वो देखेंगे, उसमें जो जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम वो सब चीजें करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं फटाफट से आपको रिवाइज करवा रही हूँ, ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी, जो जो चीजें हमने ऑलरेडी हमारे पीवाईक्यूज में देखी हुई है, ठीक। स्टार्ट करते हैं हम आज का। हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज योर सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, द संविधान जो है हमारा, उसके बहुत सारे सेलिएंट फीचर्स हैं, ठीक है। फीचर्स कैसे कि भाई लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा जो है, ठीक है। इट इज अ ब्लेंड ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन एट हार्ट इट इज इंडियन, राइट। उसके अलावा यूनिटरी है, फेडरल है, या फिर दोनों फीचर्स हैं। क्या क्या चीजें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, कहां से हमने क्या चीज बोरो करी है, क्या किया है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग टुडे, ठीक है। यहाँ पर आपको हर एक को इन्फॉर्मेशन मिलेगी दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं हम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओरिजिनली इसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 स्केड्यूल्स थे, ठीक है। ओरिजिनली कितने थे? 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 स्केड्यूल्स थे आपके। अभी प्रेजेंट में कितने हैं? इट्स अराउंड 470 प्लस आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 स्केड्यूल्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर हमने हर एक चीज इंक्लूड करने की कोशिश करी है, एंड जस्ट बिकॉज आर इंडिया इज व्हाट, आर इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, राइट। हमारे यहाँ पर क्या है? डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी के साथ में क्या है? वी हैव ऑल्सो यूनिटी, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली, क्योंकि हमें इतने सारे कल्चर्स को अकोमोडेट करके चलना था, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है। इसमें सब लोगों को ध्यान में रखते हुए सारे आपके जो मेजर्स हैं, सारे आपके जो प्रोविजंस है वो बनाए गए हैं, ठीक। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ रीजन क्या है इट्स लेंथ के? सबसे पहले फेडरल और यूनिटरी फीचर्स दोनों है। क्या होते हैं ये हम आगे जानेंगे, ठीक है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस जो है वो आपके बहुत ज्यादा डिटेल्ड दिए हुए हैं, ताकि आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो और उस चीज को कोई मिसयूज ना कर पाए, चाहे से वो गवर्नमेंट खुद ही क्यों ना हो, तो वो उस चीज का मिसयूज ना कर पाए। इसलिए हर चीज को बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर लिखा गया है कि किसी भी तरीके का कोई इंटरप्रिटेशन के अंदर दिक्कत ना आए, ठीक है। उसके अलावा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है दोनों स्टेट्स और सेंटर के लिए। ऐसा तो नहीं है जैसे यूएसए के अंदर होता है। यूएस में क्या है आपके, एक तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है और एक आपकी जो पर्टिकुलर वहां पर 50 स्टेट्स है उनका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। नहीं, हमारे यहाँ पर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट का भी और सेंटर का भी, ठीक है। आगे चलते हैं। इलेबोरेटेड लिस्ट है हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल ड्यूटीज की और डीपीएसपीज की। यस और नो? बहुत ज्यादा क्लियरली डिमार्केटेड डिफाइंड है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और डीपीएसपीज है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वजह से भी बहुत ज्यादा इसकी लेंथ को क्या है, बढ़ा दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा उसके जो फीचर्स है बहुत सारे बोरोड है मल्टीपल कंट्रीज से, लेकिन वहां से बोरो करके हमने अपनी इंडियन सिचुएशन के ऊपर उस चीज को फिट किया है, ठीक। पर समझ में आया आपको कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? और एक और चीज, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। दूसरे टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? दूसरा इज योर अनरिटन, जैसे कि आपका ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है भाई, किसी भी एक कोडिफाइड डॉक्यूमेंट के अंदर उसको नहीं रखा गया है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आज कोई उनको लगता है ये चीज हमारे रूल्स में आनी चाहिए तो वो रूल्स में ले आते हैं, वेरएज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रॉपर एक बुक बनी हुई है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से, भारत का संविधान। उसके अंदर सारे आपके प्रोविजंस हैं, उसको अगर चेंज करना है तो बहुत एक प्रॉपर एक प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना होता है आपको, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। आगे चलते हैं हम दूसरे फीचर की तरफ, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब यहाँ पर बहुत लोग बोलते हैं कि यार इन्होंने तो बोरो करके बना लिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन और इनका खुद का कुछ नहीं है, ओरिजिनलिटी नहीं है, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ। द ट्रूथ इज
हमने बोरो किया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे सोर्सेस से, ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो भी हमें अच्छे प्रोविजंस लगे, जो भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको जो अच्छे अच्छे प्रोविजंस लगे कि हाँ भाई अगर हम इसको अडॉप्ट करते हैं तो हमारा देश जो है वो अच्छे से चलेगा, हमने वो सब अडॉप्ट किए। लेकिन जब हमने हमारे लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वहां से हमने आइडिया लिया, लेकिन जब हमने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमारे इंडिया की जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से हमने उन प्रोविजंस को क्या किया, मोल्ड किया। ऐसा नहीं है कि हमने एज उठाकर हमारे यहाँ पर पेस्ट कर लिया, नहीं, हमने उन प्रोविजन से आइडिया लिया, उन प्रोविजन से विजन लिया और हमने हमारे इंडिया के लिए क्या बनाया, एक इंडिया सूटेड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कहाँ कहाँ से हमने बोरो किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने बोरो किया, राइट। आपको पता है सबको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था हमारे यहाँ पे। अभी तक भी हमारे बहुत सारे प्रोविजन ऐसे जो वहीं से चलते हुए आ रहे हैं, जैसे कि आपका फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, इमरजेंसी के प्रोविजन हो गए और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर ही राज करके गए थे तो उनसे भी हमने कुछ चीजें सीखी, दो वो हम पे राज करके गए थे लेकिन हमने वहां से भी कुछ चीजें सीखी। पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया। उसके अलावा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, आपका जो कोर्ट की पावर्स होती है, जुडिशियल रिव्यू हो गया, इम्पीचमेंट हो गया, आपके जो जजेस होते हैं उनका, राइट। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपीस लिए, नॉमिनेशन टू राज्यसभा लिया, नॉमिनेशन होता है ना राज्यसभा के अंदर, ठीक है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हमने रेजिडुअरी पावर्स का कॉन्सेप्ट, फेडरेशन है बट व्हाट विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, कैसे है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो ये सारे प्रोविजंस हैं, ठीक है, दो हमने बोरो किए हैं लेकिन हमने सिर्फ उनका आइडिया बोरो किया है। हमने जो हमारी इंडियन सिचुएशन थी उसके हिसाब से फिर उन चीजों को फिट करने की कोशिश करी है। तो क्या ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड है? नो, इट इज एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विच हैज इट्स sources, which has its resources from various constitutions of the world, but उसकी जो spirit है, but its spirit is completely Indian। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे next salient feature की तरफ, that it is a blend of rigidity and flexibility। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे provisions है जो बहुत easily भी amend हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे प्रोविजन है जिनको अमेंड करने के लिए आपको बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि सिंपल मेजॉरिटी होती है ऑर्डिनरी लॉज के लिए, जिसमें मोर देन हाफ ऑफ द पीपल उनका मेजॉरिटी लगता है और वो बिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड हो सकता है। उसके अलावा देयर इज अ स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर क्या होता है, 2/3 आपको मेजॉरिटी चाहिए होती है हाउस की प्रेजेंट एंड वोटिंग की। उसके अलावा एक और होता है, उसके अलावा आपको एक रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स भी चाहिए होता है विद स्पेशल मेजॉरिटी। जब कोई ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिनके अंदर स्टेट्स या फेडरल स्ट्रक्चर जो है हमारा वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है, हमने एक बहुत स्टेबल सा इन्वायरमेंट बनाया है कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो बेसिक बहुत नॉर्मल फीचर्स हैं उनको तो हम इजीली अमेंड कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है, जो हमारे देश की स्टेबिलिटी को बनाने में काम में आते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, उनको चेंज करना भी उतना ही डिफिकल्ट होना चाहिए। इसलिए हमने दोनों का मिक्स बनाया है। देयर इज अ ब्लेंड ऑफ व्हाट, रिजिडिटी, एंड देयर इज अ ब्लेंड ऑफ व्हाट, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है वो एकदम स्टेबल बना रहता है और हमारे जैसे चेंजिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ के अंदर, वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर, इंडियन सिनेरियो के अंदर, उस हिसाब से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली अमेंड भी कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 21 है आपका, आर्टिकल 21 का स्कोप कितना ज्यादा बढ़ गया है, राइट। सो क्यों बढ़ा वो, कैसे बढ़ा? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस चीज के लिए क्या है, वेलकमिंग है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज के लिए वेलकमिंग है और उस चीज का स्कोप बढ़ाया उन्होंने और कोर्ट ने उस चीज को बढ़ाया स्कोप को, ठीक है। और अब आर्टिकल 21 के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, राइट। दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होता है हर बार, बट उसका इंटरप्रिटेशन उस तरीके से हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक फ्लेक्सिबिलिटी हमें दे रखी है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थॉट, राइट। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरलिज्म इज अ स्ट्रक्चर वेयर योर पावर इज व्हाट, डिवाइडेड, ठीक है। देयर इज अ डिवोल्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर, स्टेट एंड देन लोकल लेवल्स, राइट। हमारे यहाँ पर सेंटर पे गवर्नमेंट होती है, स्टेट में गवर्नमेंट होती है, फिर लोकल बॉडीज भी होती है। सो दिस डेवोल्यूशन ऑफ पावर इज नोन एज योर फेडरल स्ट्रक्चर। हमारे यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है,
ठीक है, क्या बोल रहा है ये, देयर इज अ डुअल पॉलिटी, डुअल पॉलिटी इज योर व्हाट, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर क्या है और लोकल बॉडीज भी हैं, राइट। देन देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर्स, यूनियन का अपना एक सब्जेक्ट्स है जिनके ऊपर वो अकेले मैटर्स के ऊपर लॉस बनाती है, देर आर स्टेट सब्जेक्ट्स एंड देर आर कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स, जिसमें दोनों बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है। उसके अलावा और क्या होते हैं फेडरल फीचर्स, कि भाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इजीली अमेंड नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको आप इजीली हैम्पर नहीं कर सकते हो। दूसरा, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे सुप्रीम है, कोई गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं है, कोई एक इंसान सुप्रीम नहीं है, कोई एक बॉडी सुप्रीम नहीं है, सबसे सुप्रीम कौन है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी क्या है आपकी, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वहां पर ऐसा कुछ भी वो नहीं है कि भाई जो सेंटर है वो जुडिशरी को कुछ बोलेगी स्टेट के अंदर एंड जुडिशरी विल एक्ट अपॉन इट, नो, देयर इज व्हाट, देयर इज एन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। गवर्नमेंट आपका जो लेजिस्लेचर है वो अलग है, जुडिशरी अलग है, जुडिशरी का अपना एक इंडिपेंडेंट चार्ज है, ठीक है। यूनिटरी बायस क्या है, यूनिटरी फीचर्स क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग सेंटर है, कैसे, मोर पावर्स है, ठीक है, कंट्रोल ओवर द स्टेट है, आपकी इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, इमरजेंसी प्रोविजन में, इमरजेंसी में क्या होता है, स्टेट अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है किसी भी स्टेट के अंदर, तो जो भी पावर्स होती है उस स्टेट की वो किसके हाथ में चली जाती है, आपके प्रेसिडेंट के हाथ में चली जाती है, आपके सेंटर के पास में चली जाती है। तो क्या है, स्ट्रॉन्ग हमारा सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप है हमारे यहाँ पे, अभी मैंने जैसे डिस्कस किया पढ़ने से पहले भी, कोई स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट है जो बोथ स्टेट्स और आपकी सेंटर के अंदर लग रहा है, ठीक है। और सिंगल सिटीजनशिप है, यूएस में क्या होता है, यूएस का भी सिटीजन है वो और उसकी जो स्टेट्स है उनका भी सिटीजन है, डुअल सिटीजनशिप होती है। हमारे यहाँ पर क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज है, ऑल इंडिया सर्विसेज, हमारे जो आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं वो कंप्लीट इंडिया के ऑफिसर्स हैं, इंडियन ब्यूरोक्रेसी के ऑफिसर्स हैं। सो जो इंडियन सिविल सर्विसेज हैं, इंडियन सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, दैट आर आल्सो व्हाट, दैट आर आल्सो अ यूनिटरी फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, दो जुडिशरीज इंडिपेंडेंट, ठीक है, दो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे देखो, इंडिपेंडेंट है जुडिशरी किससे, आपके लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीन क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स है हमारे इंडिया के, ठीक है। तो लेजिस्लेचर का अपना काम है, इसका अपना काम है और इसका अपना काम है। जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, उसकी जवाबदेही किसी की भी तरफ नहीं है। लेकिन जुडिशरी के विद इन द जुडिशरी, और ये फीचर क्या है, दिस इज अ फेडरल फीचर, जो जहां पर इंडिपेंडेंस दिखाई जाए दैट इज अ फेडरल फीचर। लेकिन ये जो जुडिशरी है ये इंटीग्रेटेड है, ठीक है। अगर आपका कोई मैटर है, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर सॉल्व नहीं हो रहा है, आप अपील कर सकते हो हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं हो रहा है तो आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला ले लिया वो सबके ऊपर क्या होता है, लागू हो जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी भी मैटर में कोई फैसला लिया है तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या है, इट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और वहां का जो फैसला है, अगर पूरे इंडिया के अंदर वैसा कोई केस आएगा तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला लिया हुआ है वही उस केस के ऊपर लागू होगा। सो ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है, जो कि जहां पर पावर्स, डिसीजंस जो है वो फ्लो कर रहे हैं लोअर लेवल्स तक, ठीक है। तो ये जो ये फीचर है ये क्या करता है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है दैट रिफ्लेक्ट्स योर यूनिटरी फीचर, ठीक। देखते हैं फिर, इलेक्शन कमीशन है हमारा, सीएजी, पीएससी, इलेक्शन कमीशन जो है हमारा स्टेट के भी होते हैं और सेंटर के भी होते हैं, राइट, बट दे आर अगेन व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और वो इंडिपेंडेंट इन चार्ज रहती है। सो ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, ऑल ऑफ दीज आर योर यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसी बात को देखते हुए केसी वेयर ने क्या किया, क्या कहा, दैट इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। फेडरल फॉर्म में है लेकिन उसकी स्पिरिट क्या है, यूनिटरी है, क्यों, क्योंकि हमने एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया हुआ है। आगे चलते हैं हम, हमारा नेक्स्ट फीचर देखते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे कौन से मॉडल के ऊपर बेस्ड है, ब्रिटिश मॉडल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म है, हमारे यहाँ पर नॉमिनल हेड अलग होता है और रियल हेड अलग होता है। नॉमिनल हेड कौन है, हमारा प्रेसिडेंट, रियल हेड कौन है, हमारा प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होती है, जैसे कि यूएस के अंदर, वहां पर प्रेसिडेंट ही इलेक्टेड नॉमिनल, और वही क्या होता है आपका रियल हेड भी वही होता है, एक ही इंसान होता है जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है, ठीक।
तो यहाँ पर हमारा जो इंडिया है उसने क्या फॉलो किया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया है, जिसमें इलेक्टेड हेड अलग है आपका, ठीक है, इलेक्टेड नहीं, नॉमिनल हेड अलग है, वो भी इलेक्टेड है, और आपका रियल हेड जो कि आपका कौन है, प्राइम मिनिस्टर, और उसकी काउंसिल है वो भी क्या है, इलेक्टेड है, ठीक। उसके बाद में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे मिनिस्टर्स की, जो लोकसभा होती है, और जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, यस और नो। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कलेक्टिवली जवाब देना पड़ेगा आपकी लोकसभा को, ठीक है। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है, ठीक है। लोकसभा का डिसोल्यूशन हो सकता है, और क्या होता है यहाँ पर, मेजोरिटी पार्टी का रूल होता है, ठीक है। अब इन सब चीजों से क्या होता है, जब आपके यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंश्योर, ठीक है, कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी जवाबदेही है, हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी जवाबदेही है किसकी तरफ, लोकसभा की तरफ। इससे स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन बढ़ता है बिटवीन योर एग्जीक्यूटिव्स एंड द लेजिस्लेटर। एग्जीक्यूटिव कौन हो गए आपके, जो मिनिस्टर्स हो गए, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स में आपकी सिविल सर्वेंट्स आ गए, और जो आपका लेजिस्लेचर है जो कि हर 5 साल के बाद नया इलेक्ट होकर आता है। आगे चलते हैं, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। क्या होती है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी? मतलब देखो, वर्ड्स को तोड़ो, पार्लियामेंट सुप्रीमेसी और जुडिशियल सुप्रीमेसी, इसका क्या है, सिंथेसिस है। यूके के अंदर क्या होता है, पार्लियामेंट की ही सुप्रीमेसी है। हमारे यहाँ पर कौन है सुप्रीम, हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम, यस और नो। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी कहां पर है, यूके के अंदर है, कि भाई पार्लियामेंट ने जो एक बार डिसीजन ले लिया वो फाइनल है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। और जुडिशियल सुप्रीमेसी कहां पर है, यूएसए के अंदर है, कि भाई जुडिशरी ने अगर कोई रिव्यू कर दिया है तो उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा, ठीक है। बट हमारे यहाँ पर क्या है, दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो गया, ये एक सिंथेसिस हो गया। क्या हो गया, ये हमने दोनों चीजों का एक ब्लेंड, एक मिक्सचर बना दिया है कि भाई पार्लियामेंट रूल्स बना सकती है, पार्लियामेंट लॉज बनाएगी, ठीक है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करेगी, लेकिन पार्लियामेंट क्या नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। केशवानंद भारती केस में हुआ था ये डिसीजन, सबसे पहले डॉक्ट्राइन आई थी, राइट। देन जुडिशरी कैन रिव्यू लॉज एंड डिक्लेयर देम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जुडिशरी फिर क्या कर सकती है, एट द एंड इट कैन रिव्यू दोज लॉज एंड इट कैन डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो। उसके अलावा रूल ऑफ लॉ है, कहां से लिया हमने, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। मतलब इसका क्या होता है कि कोई भी आदमी, चाहे से वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, दैट पर्सन इज नॉट अबव द लॉ। सबसे ऊपर क्या है आपका, लॉ ऑफ योर लैंड, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जो हमारा लॉ है वो सबके लिए इक्वली अप्लाई होता है। देन कौन सा आर्टिकल है जो इंश्योर करता है, दो चीजें हैं इस आर्टिकल में, इन योर आर्टिकल 14, दैट देयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड व्हाट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, राइट। एवरी सबके आइस, लॉ की आइस के अंदर सब लोग क्या है, इक्वल है, और लॉ इक्वली सबको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सेलिएंट फीचर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। आगे चलते हैं हम, अभी हमने समझा था इंटीग्रेटेड जुडिशरी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यस और नो। सिंगल जुडिशरी हमारे यूनियन और स्टेट्स के लिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड इट इज द गार्जियन ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके नीचे क्या है आपकी हाई कोर्ट्स है और अदर लोअर कोर्ट्स हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर होती है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, उनका फिक्स टेन्योर होता है, राइट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है वो, ठीक है। फिक्स सर्विस कंडीशंस होती है कि भाई वो जब वो सर्व कर रहे हैं इन द जुडिशरी, तो उनकी जो कंडीशन, सर्विंग कंडीशंस होती है वो भी फिक्स्ड है इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इनके पास, अगर गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती है, अगर लेजिस्लेचर अपनी मनमानी करती है तो वो उस लॉ को रिव्यू कर सकते हैं, राइट। देन सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, अगेन एज आई टोल्ड 3 ऑर्गन्स है, तीनों क्या है, तीनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट बनती है और क्या बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है, ठीक है। इससे वो क्या करेगी, अनबायस्ड डिसीजंस लेगी, क्या लेगी, अनबायस्ड डिसीजंस। उसके जो डिसीजंस होंगे वो फेयर होंगे, वो क्या प्रोवाइड करेगी आपको, जस्टिस प्रोवाइड करेगी, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देन हमारे फंडामेंटल राइट्स, ब्रॉडली 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे, राइट। आपके इक्वालिटी, फ्रीडम, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आपको, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स होते हैं आपको,
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब राइट्स को इंश्योर करने के लिए। इसके लिए हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, बट जस्ट नो दैट दीज आर योर फीचर्स, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहां से हमने बोरो किया? वी हैव बोरोड इट फ्रॉम द यूएस बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट थर्ड में, उनको क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। सबको पता है, हमने सबने पढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स के बाद आपके क्या आ गए? डीपीएसपीस आ गए। कहां से हमने बोरो किया? इंस्पायर्ड थे हम कहां से? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, वहां से हमने डीपीएसपीस बोरो किए। डीपीएसपीस क्या एम करते हैं? वो एक वेलफेयर स्टेट बनाने का एम करते हैं। ठीक है, डीपीएसपीस इंश्योर करते हैं कि हमारे स्टेट में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे से वो अमीर है या गरीब है, चाहे से वो मेल है फीमेल है, कहीं किसी भी कास्ट का है, किसी भी क्रीड का है, कैसा भी इंसान है, उसके साथ में क्या हो? उसका वेलफेयर हो। ठीक है, सबको साथ लेके चलने की बात की जाती है हमारे डीपीएसपीस के द्वारा। ठीक, इसके बाद में इसके बारे में हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम ये टॉपिक पर्टिकुलरली पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ सेलिएंट फीचर्स देख रहे हैं। डीपीएसपीस नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, राइट, और फंडामेंटल होते हैं हमारे गवर्नेंस के अंदर। जो भी हम पॉलिसीज बनाते हैं, डीपीएसपीस को दिमाग में रख के बनाते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डीपीएसपीस है, सोशलिस्ट है, गांधीयन है और लिबरल है। ठीक है, सोशलिस्ट मतलब जैसे आपका राइट टू वर्क हो गया, जो भी आपकी सोशलिज्म से कनेक्ट करते हैं। फिर आपके गांधीयन आ गए, कॉटेज इंडस्ट्रीज का हो गया, आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स का हो गया। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हेन वी विल बी रीडिंग डीपीएसपीस पर्टिकुलरली। उसके अलावा आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आई थी। हमने पीवाईक्यूज के अंदर खूब डिस्कस किया है। ये किसकी रिकमेंडेशंस पे आई थी? स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर आई थी। 11 ड्यूटीज है आपकी इन टोटल, राइट, वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ राइट्स मिल रहे हैं तो उसके साथ में आपको कुछ ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी पड़ेंगी। आगे चलते हैं। सेक्युलर स्टेट है हमारा, यस और नो? थक गई मैं, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। ठीक है, सेक्युलर स्टेट है हमारा। ठीक, सेक्युलर का मतलब देश का खुद का कोई धर्म नहीं है, देश का ऑफिशियल कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है, और जितने भी रिलीजन है हमारे देश के अंदर, ऑल ऑफ देम आर इक्वल। स्टेट जो है, स्टेट मतलब जो आपकी गवर्नमेंट है, जो आपकी स्टेट है, इट विल नॉट it will not favor or it will not oppose any of the religion because all the religions are same in the eyes of the government. ये हमारा इंडियन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म है। ठीक है, that there is no state religion and all states should treat all the religions equally and impartially. किसी भी रिलीजन की तरफ वो पार्शियल नहीं हो सकती है। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट ने एक्सप्लिसिटली ये वर्ड सेक्युलर इंसर्ट किया था हमारे प्रियम्बल के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, पता है आप सब लोगों को, 18 साल या उससे ऊपर के लोग क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। तो कोई काला है, गोरा है, पतला है, मोटा है, अमीर है, गरीब है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस 18 साल या उससे ऊपर का होना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट? दैट इज योर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, आर्टिकल 326। इससे क्या इंश्योर होती है? आपकी पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी इज मेंशन्ड इन योर प्रीएम्बल, ओके, एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इससे बढ़ता है। ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर क्या बढ़ता है? पार्टिसिपेशन बढ़ता है। और जब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा डेमोक्रेसी के अंदर, तभी तो वो ट्रू डेमोक्रेसी बनेगी। लोगों के जब रिप्रेजेंटेटिव्स ही उनके लिए लॉ बनाएंगे, तभी तो वो ट्रू डेमोक्रेसी बनेगी, राइट। आगे चलते हैं। देयर इज सिंगल सिटीजनशिप, हमने पहले भी डिस्कस किया है। डुअल सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है, दैट यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके। इससे क्या होता है? इससे एक सेंस ऑफ यूनिटी आती है हमारे अंदर। अगर मैं बोलूंगी भाई मैं तो सिटीजन ऑफ राजस्थान हूँ, कोई और बोलेगा मैं सिटीजन ऑफ कश्मीर हूँ, कोई और बोलेगा मैं सिटीजन ऑफ मणिपुर हूँ, कोई और बोलेगा मैं सिटीजन ऑफ यूपी हूँ, कोई बोलेगा मैं सिटीजन ऑफ कर्नाटका हूँ। सो इससे क्या होता है? इससे लगता है कि यार अलग अलग लोग हैं, अलग अलग वो है। लेकिन जब हम बोलते हैं दैट वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो क्या लगता है कि हाँ देयर इज अ यूनिटी। सब लोगों ने चक दे इंडिया मूवी देखी होगी, वहां पर जो वो एक लड़की बोलती है दैट आई एम फ्रॉम इंडिया, उससे कोच क्या होते हैं? खुश होते हैं, बाकी सब लड़कियों को वो बाहर कर देता है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ यूनिटी। जब आप एक इंडियन सिटीजन हो, तो सिंगल सिटीजनशिप जो है वो क्या देती है? एक सेंस ऑफ यूनिटी देती है हम इंडियंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आपकी इंडिपेंडेंट बॉडीज आ जाती हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उनको पावर देता है और वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका इलेक्शन कमीशन हो गया,
कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, ये सब क्या है आपकी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, इनका अपना पावर्स और फंक्शंस होते हैं, ये उन्हीं के लिए अपने काम करती हैं, किसी का भी दबाव, किसी का भी इन्फ्लुएंस इनके ऊपर नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इनको पावर देता है। क्योंकि आगे चलते हैं हम, इमरजेंसी प्रोविजंस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस है, 3 टाइप के इमरजेंसी होती है, नेशनल आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, जो कि हमारे यहाँ पर कभी लगी नहीं है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी हमारे देश के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारी देश की जो सोवरेनिटी है, ठीक है, सोवरेनिटी का मतलब हमारा खुद का डिसीजन लेने का जो पावर है, बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के, हमारी सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोविजन रखा गया है, ठीक है। जब भी इमरजेंसी लगती है तो पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है, जितने भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स होती है उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, एंड जहां पर भी इमरजेंसी लगती है जिन भी पार्ट्स में या पूरे इंडिया के अंदर, तो स्टेट गवर्नमेंट्स क्या हो जाती है, सस्पेंड हो जाती हैं, और सारी पावर्स किसके हाथ में आ जाती है, इट कम्स इन द हैंड्स ऑफ योर यूनियन या सेंटर। आगे चलते हैं हम, 3 टियर गवर्नमेंट है, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1992 के अंदर, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था आपकी लोकल बॉडीज को, ठीक है, 73rd ने आपकी रूरल लोकल बॉडीज को और 74th ने अर्बन लोकल बॉडीज को, राइट। सो 3 टियर इससे सिस्टम बन गया हमारे गवर्नमेंट का, पहले डुअल पॉलिटी थी सेंटर और स्टेट, अब क्या बन गया है, सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज, ठीक है। इससे क्या होता है, लोकल बॉडीज से क्या होता है, अब कोई आदमी है सेंटर के अंदर, कोई एमएलए है फॉर सपोज, और लोकल लेवल के ऊपर कोई भी एज सच रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो एक गांव का आदमी एमएलए तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है, अपनी नीड्स बताने के लिए, अपनी नीड्स वो अपने आसपास में जो आदमी रहता है उसको बता पाएगा, और वो आदमी अच्छे से समझ भी पाएगा, राइट, क्योंकि वो भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा। तो इससे क्या होता है, आपका जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जब आपकी गवर्नमेंट्स आती है, जब आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो आपका अच्छे से और सुनवाई हो की जाती है, एंड दैट इज व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ अ ट्रू डेमोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, 3 लेवल के ऊपर है, लेकिन तीनों लेवल के अंदर क्या है, कोऑपरेशन है, म्यूचुअल कोऑपरेशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, ठीक है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। किसने सजेस्ट किया था, आपका जो नीति आयोग आया था 2015 में, उससे पहले कौन थी, आपकी प्लानिंग कमेटी थी, उसके बाद में नीति आयोग जब 2015 में आया, देन द नीति आयोग सजेस्टेड ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्योंकि अगर कोऑपरेट करेंगे तीनों लेवल्स एक दूसरे के साथ, तो काम और इजीली और कोऑर्डिनेशन के अंदर हो पाएगा। कौन कौन सी चीजें आई, फिर उसके बाद जीएसटी काउंसिल आई आपकी, इंटरस्टेट काउंसिल्स आई आपकी, फाइनेंस कमीशन आई आपकी, राइट। सो जब आपके जो लेवल्स हैं उनके अंदर कोऑपरेशन होगा, जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा, तो काम क्या होगा, स्मूथ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम, बैलेंस बना हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअलिज्म और सोशलिज्म के बीच में। मतलब इंडिविजुअलिज्म के मतलब क्या होता है, एक इंडिविजुअल सबसे ऊपर है, मतलब मेरे इंडिविजुअल राइट्स सबसे ऊपर है, मेरे राइट्स के ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, सोशलिज्म भी है, दैट हम लोग सोसाइटी के अंदर सोसाइटी को साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म कैसे है, हर एक इंसान के पास अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज देयर फंडामेंटल राइट्स, तो वो क्या हो गया, आपका इंडिविजुअल फीचर हो गया, ठीक है। वेयर एज आपके जो डीपीएसपीस हैं वो क्या करते हैं, वो ओवरऑल इंडिया का, ओवरऑल सोसाइटी का वेलफेयर प्रमोट करते हैं, तो ये क्या हो गया, एक सोशलिस्ट फीचर हो गया, ठीक है। और ये दोनों चीजें मिलके क्या बनाती है, एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन बनाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके ऊपर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, ओके। देन इट इज अ लिविंग एंड इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, मतलब वक्त के साथ, टाइम के साथ, सिचुएशंस के साथ, सर्कमस्टांसेस के साथ अमेंड हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। डायनामिक है, हैज ओवर 100 अमेंडमेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ अमेंडमेंट्स हो गई हमारी, राइट, 113th अभी इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है। अडेप्ट्स व्हाट, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, जितने भी चेंजेस हमारे आसपास में होते हैं सबको अडेप्ट करके चलता है, लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसलिए इसको लिविंग बोला जाता है, क्योंकि ये वक्त के साथ, टाइम के साथ क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, अमेंड हो सकता है, ठीक है।
नाउ हो गया हमारा पूरा, हमने सारे फीचर्स पढ़ लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। अब पीवाईक्यू देखो, 2024 का क्वेश्चन है ये, 10 मार्क्स का। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। दो, ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली इससे एसिमिलेट नहीं होता है, लेकिन जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो हमारा आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स वाले भी आएंगे, ठीक है। और हमारे जो डीपीएसपीज है, आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ एक हिंट देने के लिए बताया है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आजकल आपसे आरपीएससी पूछने लगा है, जो कि क्या है, एनालिटिकल है। यहाँ पर सिर्फ एक टॉपिक पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, आपको 2-3 टॉपिक्स को दिमाग में रख के फिर आंसर लिखना पड़ेगा। तो ये डिस्कस हम दोबारा से करेंगे एक बार, जब हम उन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, ठीक। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू, व्हाट वी वर ट्राइंग टू से। आपको समझ में आए होंगे जो भी हमारे सेलिएंट फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। सो दिस वाज इट। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो हमने क्या किया है, पढ़ा है, मतलब जो हमने बोरो किए हैं वो सब चीजें हम लोग एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फीचर क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का, ठीक है। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल हेड है और एक नॉमिनल हेड भी हो सकता है। कहां से लिया हमने, यूके से लिया, ठीक है। देन कम्स योर फंडामेंटल राइट्स, जस्टिशिएबल राइट्स होते हैं, कोर्ट के अंदर जाके आप इसके लिए कार्यवाही करवा सकते हो अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता है तो, ठीक है। कहां से लिया हमने, यूएस से लिया। देन योर डीपीएसपीज क्या इंश्योर करते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करते हैं, वेलफेयर स्टेट इंश्योर करते हैं। कहां से लिया हमने, आयरलैंड से लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। देन योर फंडामेंटल ड्यूटीज, मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आपको एज अ सिटीजन करनी चाहिए, ठीक है। कहां से ली हमने, यूएसएसआर से ली, ठीक है, द सोवियत यूनियन जो आज रशिया है। देन योर इमरजेंसी प्रोविजंस क्यों होते हैं जरूरी, नेशनल सेफ्टी के लिए जरूरी होते हैं। कहां से लिए हमने, जर्मनी से लिया, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट योर सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस वीडियो के बाद में इस टॉपिक से, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। जो हमने पढ़ा है, जो हमने रिवाइज किया है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू पीपल। सो आई होप दिस वाज बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच।